आज हमें बेसिकली इसी को कंटिन्यू करना है और हमने इसके एक ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम भी देखा था कि किस तरह से अगर हमें ट्रैवर्स कराना हो किसी लीनियर एरे में, तो क्योंकि उनकी उसकी जो है इंडेक्सिंग जो है वो सीक्वेंशियल होती है, तो हम बासानी जो है ट्रैवर्स करा सकते हैं। सिखाने के लिए ट्रैवर्सिंग के हमने दोनों मेथड यूज किए थे, एक था वाइल लूप के थ्रू और एक था फॉर लूप के थ्रू। वाइल लूप में हमें मालूम है कि जब हम वाइल लूप चलाते हैं किसी भी वेरिएबल से, यानी अगर कोई वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वाइल को चलाने के लिए, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमें उसकी बॉडी के अंदर खुद कराना होता है, जबकि फॉर लूप के अंदर सिंटैक्स का पार्ट होता है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में वाइल लूप को रन किया था और ये जो कोड नजर आ रहा है 5 लाइन्स का, इसमें हमने वाइल के थ्रू, ये एक बहुत ही फॉर्मल कोड लिखा हुआ है। जब एग्जाम में या किसी वक्त आप लिखेंगे तो इतना फॉर्मल ना भी हो तो चल जाएगा, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने लिखा हुआ रिपीट स्टेप 3 4 ना लिखें, सिर्फ यहाँ पे लिख लें। इसकी जगह पे यूं भी समटाइम लिखा जाता है कि आप इसको ना लिखें, यहाँ पे लिख दें इसकी जगह पे सिर्फ लूप लिख दें, लूप वाइल, यानी वाइल का लूप चला रहे हैं k इज इक्वल टू लेस देन, उस वक्त तक चलेगा जब तक k जो है वो यूबी से लेस देन। यूबी इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि हम एल्गो लिख रहे हैं, तो एल्गो में एलबी और यूबी नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। वैसे एलबी का मतलब लोअर बाउंड और यूबी का मतलब अपर बाउंड ऑफ इंडेक्स जो एरे का है। इसका फायदा ये होता है कि सम टाइम क्योंकि हमारे कोड में, यानी जो हम लोग सी शार्प या पाइथन या किसी का भी यूज करते हैं, तो उसमें बेसिकली 0 या 1 से शुरू होता है, यानी सी शार्प और पाइथन में 0 से शुरू होता है। अगर हम लोग मैटलैब कर रहे होते तो ये 1 से शुरू होता, लेकिन क्योंकि एल्गो में चल रहा है तो एल्गो में हमारा लोअर बाउंड इंडेक्स जरूरी नहीं 0 1 हो, किसी भी किस्म का एयर हो सकता है, किसी भी किस्म का जो है हम और कोई एलिमेंट्स कहीं और से शुरू कर सकते हैं, और एंडिंग जो है इसका फाइनल एलिमेंट जहाँ पे ये खत्म हो रहा हो, तो इसलिए बेहतर है कि लोअर बाउंड अपर बाउंड इस्तेमाल करें। और इसी तरह से इसने कहा कि जब तक k की वैल्यू जो है लोअर बाउंड से शुरू हो रही है, सॉरी लोअर बाउंड से शुरू हो रही है, और लोअर बाउंड से शुरू होके ये एक एक करके बढ़ेगी, यानी k की वैल्यू लोअर बाउंड असाइन कर दी हमने। अब k की वैल्यू अगर अपर बाउंड से छोटी है तो इनिशियली ये ट्रू होगा, तो ये इन हो जाएगा। इन होने के बाद कह रहा है कि विजिट एलिमेंट, यानी एरे के सेल को विजिट करो और उसके बाद प्रोसेस अप्लाई करो। अब हमें नहीं पता किस टाइप का प्रोसेस अप्लाई करना है, लेकिन क्योंकि अभी प्रोसेस की बात की हमने लास्ट क्लास में, इस पे देखा था कि मीन लेना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, तो अप्लाई प्रोसेस टू LAK का मतलब है वो वाला सेल एक्सेस करो जो अभी इस वक्त यहाँ से रीड हुआ है, यहाँ पे रीड होके आया है। और अब जब ये रीड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई उसके बाद इस के में एक इजाफा करो ताकि अगले सेल पे जाए और फिर दोबारा से वाइल के पास चले जाओ। अब के में अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एरे है और इसका एरे कहीं से भी शुरू हो रहा है, हमें इससे कंसर्न नहीं, 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 है, तो इनिशियली एलबी की वैल्यू 1 है तो ये के को 1 दे देगा, और अपर बाउंड की वैल्यू 5 है तो 1 जो है वो 5 से छोटा होगा। अब उसने कहा कि अप्लाई प्रोसेस टू LA1, यानी LA1 को हमें अप्लाई करना है। LA1 पे जो भी अप्लाई करना है वो करने के बाद हम अब अगले सेल पे, जब यहाँ पे जो प्रोसेस हो जाएगा तो जब अगले सेल पे जाएंगे तो k की वैल्यू हमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, तो k इज इक्वल टू k+1 हो गया, तो k+1 का मतलब अब k में 2 हो गया। 2 लेके दोबारा ऊपर जाएंगे, देखेंगे 2 जो है 5 से छोटा है, आपके यहाँ 5 से छोटा है, तो प्रोसेस में दोबारा आ जाएंगे और अप्लाई कर देंगे अब प्रोसेस में सेल नंबर 2 को। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा था कि हमें इसमें कोड लिखना है कि इवन नंबर को एक्सेस करना है या ऑड नंबर को एक्सेस करना है, तो ये आसान है कि अब प्रोसेस और उनका क्यूमुलेटिव सम निकालना है हमें या मीन निकालना है, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो कि ऑड नंबर यानी पोजीशन पे एग्जिस्ट करता हो, तो कहेंगे इसके लिए हमारे लिए आसान है कि हम कोड जो है वो लिख सकें। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाता है कि ऑड नंबर वाले एलिमेंट को, तो अब आप यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस करेंगे, यानी जो प्रोसेस है इसके अंदर चेंजेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा
कि जब आप k की वैल्यू लेके यहाँ पे आएंगे तो आप कहेंगे इफ अगर, ठीक है, और k जो है उसका अगर मॉड निकाला जाए 2 के साथ और अगर वो बराबर हो जाए 0 के, अगर ये वाला प्रोसेस आपने लगाया प्रोसेस की जगह पे, तो क्या करें, यहाँ पर एक इनिशलाइज कर दें, इसके साथ साथ एक चीज और इनिशलाइज कर दें कि एक वेरिएबल हमारे पास है सम के नाम से, उसको 0 ले लें, ठीक है। तो इफ के अंदर जो है वो सम इज इक्वल टू सम प्लस, एरे का नाम अगर एल है तो एरे का नाम तो एल ए ऑफ के जो है यहाँ पे डेफिनेटली इस तरह लिख दिया जाएगा। और जब ये लिख देंगे तो आपको यहाँ पर ये जो, सॉरी, एल ए के हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये इफ है, नॉर्मली इसको अगर नहीं भी क्लोज करें तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मली यूँ लिख देते हैं कि एंड ऑफ इफ, ठीक। और इस वाले को थोड़ा सा पीछे कर दें क्योंकि इंडेंटेशन के मुताबिक ये इफ के अंदर नहीं है और ये रिपीट के अंदर मौजूद है। अब अगर ये हम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा अब डेटा कोई नहीं दिया मैंने आपको, ठीक है ना। समटाइम स्टूडेंट पूछते हैं डेटा कहाँ होगा, डेटा तो कोई नहीं दिया आपके पास। ये बेसिकली एरे है और एरे का साइज है 1 2 3 4 और 5, मिसाल के तौर पर 5 साइज है एरे का। तो अब आप जब इसको चलाना शुरू करेंगे तो लोअर लोअर बाउंड जो है के की वैल्यू 1 हो जाएगी। सम एक वेरिएबल है जिसको हमने 0, क्यूमुलेटिव एडिशन करनी है तो सम को 0 ले लिया, ठीक। उसके बाद रिपीट स्टेप 2 होती है, ये लिखना चाहे लिखें, लेकिन वाइल जरूर लिखें। वाइल के की वैल्यू जो है 1 है और ये अपने लोअर अपर बाउंड से छोटा है, ट्रू है तो अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा तो चेक करेगा के की वैल्यू जो है वो बेसिकली 2 का डिविजिबल है या नहीं है। यानी अगर उसको 2 से निकाल रिमाइंडर निकाला जाए, ये रिमाइंडर का निशान है, रिमाइंडर निकाला जाए तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा या नहीं आएगा। तो इस वक्त के की वैल्यू 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो आप कहेंगे कि फिर इस सूरत में हमें जो है ये वाली, जाहिर है जब ये इफ फेल हो जाएगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी पहले वाले के लिए, तो इसमें रखा हुआ डेटा जो है वो एडिशन में शामिल नहीं होगा। और ये लोकेशन कौन सी, ऑड, तो आप कहेंगे कि ये चला जाएगा अगले के पास, अगला के 2 हो जाएगा, के इज इक्वल टू के प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब ये के की वैल्यू 2 हो जाएगी, इस वक्त ये 5 से छोटी है, ट्रू है, ट्रू होने की वजह से ये अंदर आएगा ट्रू। तो 2 का मॉड 2 से करेंगे तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने की वजह से ये अंदर आ जाएगा इस वाले इफ के अंदर। इफ का मतलब ये हुआ कि इनिशियली सम की वैल्यू 0 है और जो भी एल ए के अंदर रखा होगा यानी 2 पोजीशन पे, वो आपस में ऐड होगा और सम में दोबारा स्टोर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 प्लस 0 जो है वो 9 हो जाएगा और सम में जो है वो 9 आ जाएगा। और ये इफ से बाहर निकल के के पास आएगा और के में एक एडिशन करेगा तो के की वैल्यू जो है 3 होके ये दोबारा यहाँ जाएगा और के अब 3 हो जाएगा। 3 का मतलब है कि ये 5 से छोटा है, इस जगह जाके चेक होगा तो क्या 3 जो है वो बॉन्ड निकाला या 2 से तो 0 के बराबर आएगा, वो कहेगा नहीं आएगा, तो लिहाजा ये लाइन स्किप हो जाएगी, दोबारा यहाँ आएंगे आप और यहाँ पे के की वैल्यू एक ऐड होगी, 4 रो के ऊपर चले जाएंगे। 4 रो के जो ऊपर जाएंगे तो आप 4 को बेसिकली चेक करेंगे, 5 से छोटा आप कहेंगे, आप छोटा है 5 से, तो 4 जो है वो अगर डिवाइड रिमाइंडर निकाला जाए 2 के साथ, 4 का रिमाइंडर अगर 2 के साथ निकाला जाए तो वो 0 के बराबर होगा। तो फिर ये दोबारा इफ के अंदर आ जाएगा और लोकेशन 4 का डेटा उठाएगा। सब में इस वक्त 9 रखा हुआ है, लोकेशन 4 यानी इस वाली जगह पे डेटा, अगर मिसाल 5 रखा हुआ होता तो ये 5 उठाता यहाँ से और 9 और 5 14 कर देता सबको, और इस तरह ये करके बाहर निकल जाए क्योंकि 5 जो है वो ऑड नंबर, ऑड पोजीशन है। तो ये ऑड पोजीशन का डेटा ऐड करके यहाँ पे जो है वो सम करके, अगर मीन निकालना हो तो हम यहाँ पे इसका मीन भी निकाल सकते हैं। अब मीन में ये नहीं होगा कि 5 से डिवाइड करें, मीन में ये होगा कि जितने एलिमेंट आपने एक्सेस किए उसको, तो आप जितने एलिमेंट एक्सेस किए उसको हैंडल करने के लिए आपको इफ के अंदर जो है वो डेफिनेटली एक लूप और चलाना होगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि आपने जो है वो यहाँ पे चेक करने कि कितने एलिमेंट हो गए, तो आप यहाँ पे इसको चला लें काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, अगर बड़ा एरे ज्यादा साइज का है तो आपको नहीं पता चलेगा कितने आपने लूप चला, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करके, और डेफिनेटली यहाँ पर आपने इनिशियलाइज कर देना है काउंट को भी इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये जब चलना शुरू होगा तो फर्स्ट टाइम जब ये इफ के अंदर आएगा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर जब इफ के अंदर आएगा काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर मीन निकालने के लिए किसी ने कहा है कि आपको मीन निकालना है तो डेफिनेटली आप इस एंड ऑफ लूप के बाहर जाके इस जगह पे
अगर ये नजर आ रहा है तो यहाँ पे आप कहेंगे कि एवरेज जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, एवरेज की वैल्यू बराबर हो जाएगी और सम डिवाइड बाय काउंट, ये एवरेज के लिए आपने जो है लूप चला दी। तो इस तरह से बेसिकली आपका लूप जो है वो चल जाए और ये आपको मीन निकाल, इस तरह के जो भी काम आपको करने हो वो इसके अंदर बआसानी किए जा सकते हैं। ये तो मैंने वाइल के थ्रू समझा है। अगर फॉर के थ्रू, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वाइल और फॉर दोनों जो है वैलिड है, तो इसमें जो है वाइल के थ्रू जो है वो आपने रन किया। यही काम अगर फॉर के थ्रू करें तो काम हो सकता है थोड़ा छोटा हो जाए, आपको अब सारी चीजें जो है वो लूप के अंदर ही इनिशियलाइज कर देनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि अब जो लूप चलेगा वो बेसिकली लोअर बाउंड टू अपर बाउंड चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा जाता फॉर के अंदर तो एक का इंक्रीमेंट ऑटो होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इंक्रीमेंट बढ़ाना है 2 3 का करना है और उसके बाद आप कहते हैं कि अप्लाई प्रोसेस टू एल ए के और एंड लूप, मतलब सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब अप्लाई प्रोसेस में अगर मीन निकालना है तो मीन निकालना है सारे एलिमेंट का, इफ की कंडीशन चेक कर ले। तो इसमें कुछ ट्रिकी किस्म के सवालात जो है वो सॉल्व करने होंगे, क्विज लूंगा मैं इसका भी आपसे, नहीं इस जो पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे, क्योंकि 8 क्लासें हैं तो 6 क्विज तो हो जाए कम से कम। तो उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करें थोड़ी सी, मतलब जो हम कर रहे हैं इससे मुश्किल मीन निकालने के अलावा, तो इन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ट्रैवर्सिंग के लिए हमें क्या काम करना है वो देखना है। तो जी जी, क्विज लूंगा मैं और जो पढ़ा रहा हूँ उसी के बेसिस पे। हाँ बिल्कुल, एंड में आपको दे दूंगा 15 मिनट, तो आप सॉल्व करके कोई क्लासरूम पे जमा करा दीजिएगा। गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड कर दूंगा, वहीं पे आप जमा करा दीजिए। अच्छा, मैं अभी सारे नॉर्म बता दूंगा आपने किस तरह जमा कराना है ताकि आपको एग्जाम में भी ज्यादा मसाइल ना है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करें ताकि आपको कोई जिंदगी में आसानी हो। कहता है कंसीडर द एरे ऑटो, एक एरे है जिसका नाम ऑटो है, यानी आप इसमें में कोई मतलब मसाइल नहीं है। आपने कहा कि आप बिल्कुल ना सोचे कि डेटा दिया या नहीं दिया, डेटा की हमें जरूरत नहीं होती। आपको एक ऐसा जेनेरिक कोड लिखना होता है जिसमें जो भी डेटा हो वो वर्क करे। तो आपने कहा कि इस एरे का नाम जो है वो आपने ऑटो रखा हुआ है, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन के हिसाब से। तो इन द प्रीवियस एग्जांपल पहले हमने जब इंडेक्स को मैप कर रहे थे एड्रेस से, तो भी हमने ऑटो का नाम लिया, तो 1 2 3 4 5 6, हमें नहीं पता 6 है कितने हैं, ये तो एन तक चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये लोअर बाउंड हो गया और मैंने तो वन अपनी मर्जी से लिख दिया, और ये अपर बाउंड हो जाएगा। अब ये चेंज हो जाएगा जो एज पर जो है वो गिवन डेटा। तो क्या है, विच रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स सोल्ड ईच ईयर फ्रॉम 1932 टू थ्रू 1984। यानी वो कहता है कि ये अब 1 2 3 नहीं है कि आप इसको 1 2 3 कहें, इसको मिटा दें आप, और इंडेक्सिंग इसकी 1 2 3 से नहीं हो रही क्योंकि एल्गो लिख रहे हैं तो ये डिफरेंट किस्म की इंडेक्सिंग है। और इंडेक्सिंग का स्टार्ट जो है वो हो रहा है कहाँ से, 1932 से। 1932 यानी पहला इंडेक्स जो है 1932। इंटरेस्टिंग, जाहिर है कंप्यूटर में भी हम 1932 ले सकते हैं, लेकिन उसको फिर हमें बेसिकली पहले से सेट करना पड़ेगा कि 1 जो क्या होगा या 0 जो होगा वो 1932 को शो करेगा। डेफिनेटली ये 1933 को शो करेगा। जी, एल्गो लिखना होगा, ये 1934 होगा, ठीक है ना, ये 1935 होगा और सो ऑन। आखिरी एलिमेंट जो है 1984 के इक्वलेंट होगा। ये मुश्किल नहीं होगा, आस्ते आस्ते, जाहिर है पहला पहले में तो नहीं सीखेंगे, आप आस्ते आस्ते सीख जाएंगे कि कितना मुश्किल है या आसान है। ये हमारे पास इंडेक्सिंग है कि पहला 1932 है और लास्ट 1984 है। Each of the following models which carry out the given operation involve the traversing। हमें हर एक के लिए प्रोसीजर या एल्गो लिखना है जो अगली स्लाइड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इस सिचुएशन के लिए लिखना है कि एक एरे है और इसकी बेसिकली 1932 से 1984 तक के जो है वो इंडेक्सिंग दी हुई है, और ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस वजह से ये सवाल आपसे कराया जा रहा है।
पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया हुआ है और इसी के बेसिस पे कोड भी इन्होंने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर नम, यानी हमें नंबर मालूम करना है और उसका नाम इन्होंने नम दे दिया। अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको रिमूव कर दें ताकि सवाल पढ़ने में हमें दुश्वारी ना हो, तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच मोर देन 300 ऑटोमोबाइल वर सोल्ड, यानी कितने ऐसे साल हैं जिसमें 300 से ज्यादा ऑटोमोबाइल सेल हुई हैं। यानी यहाँ पे इन डेटास के अंदर जो है वो ऑटोमोबाइल इस साल में कितनी सेल हुई है वो रखी हुई है। ये मैं मिसाल के तौर पर लिख रहा हूँ, एग्जाम में ना पूछने के डेटा बताइए कहाँ पे जो है वो दिया हुआ है या नहीं दिया, हमें जेनेरिक कोड लिखना होता है, डेटा से कोई कंसेप्ट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 100 का एलिमेंट है, यहाँ पे 302 का एलिमेंट है, तो हमें क्या काउंट करना है, यहाँ पे 400 है मिसाल के तौर पे, तो हमें क्या काउंट करना है कि वो देखिए कौन कौन से एयर नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एयर, कितने ऐसे साल हैं जिसमें 300 से ज्यादा ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो सोल्ड हुई हों। तो इसका मतलब है हमें एक एक सेल पे जाना पड़ेगा, सेल पे जाके देखना पड़ेगा कि उस सेल में कितने ऑटोमोबाइल्स रखी हुई हैं। अगर 300 से ज्यादा है तो उसको काउंट कर लेंगे, 300 से कम है तो उसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें गिनना है कि 300 से ज्यादा ऑटोमोबाइल काउंट करने कितने ऐसे एयर्स, कौन कौन से एयर्स, देखिए दो सवाल, कौन कौन से एयर्स हैं ये भी नहीं पूछ रहा, कितने ऐसे साल है वो पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम इसको फॉर या वाइल किसी से भी चलाना चाहें तो उसका मतलब है हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें क्यूमुलेटिव एडिशन होना है कि कितने ऐसे साल है। पहला अगर जब हम इस पे आएंगे तो ये स्किप हो जाएगा, और जब इस पे आएंगे तो यकीनन काउंट हो जाएगा क्योंकि ये 302 है, इस पे आएंगे तो काउंट हो जाएगा। तो ये काउंटिंग जिसमें करनी है वो वेरिएबल का नाम इन्होंने नाम दिया था यहाँ पे, आपकी मर्जी आप कोई भी ले लें, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम जो है नम दिया था, तो आप नम दिया हुआ है तो आप नम में यूज कर लें। तो इसका मतलब है जब एल्गो लिखने की तरफ जाएंगे तो हमें ट्रैवर्स करना है, इसमें ट्रैवर्सिंग को इस्तेमाल करना है क्योंकि एक एक सेल पे जाएंगे, तो ये ट्रैवर्सिंग की एप्लीकेशन है जो कि, और ट्रैवर्सिंग की एप्लीकेशन को ही हम बेसिकली अभी अपने क्विज में जो है पूछेंगे। कॉलन, ये कॉलन बेसिकली ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, ये एक स्टैंडर्ड स्टेप है। अच्छा वो पूछ लिया, ये एक स्टैंडर्ड स्टेप है जो बेसिकली एल्गो में लिखा जाता है। सम टाइम आपने कभी देखा हो कुछ बुक वाले इस तरह भी लिखते हैं, जब कोई असाइनमेंट करनी हो ना एल्गो में कि इस नम को कोई असाइनमेंट देनी है तो यूं भी लिखा जाता है, कभी कॉलन लगा के तो आप लिखते हैं इस तरह से कि नम, ठीक है, वो वैल्यू असाइन हो रही है कौन सी, जीरो की, यूं भी लिखा जाता है, या भी यूं भी लिखा जाता है कि नम को जो है वो वैल्यू असाइन हो रही है, और कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है, जीरो की, ठीक। और अगर इन सब फॉर्मेलिटी को नहीं देखना चाहते तो तब भी आपका एल्गो गलत नहीं होगा, ये बहुत फॉर्मल अंदाज में लिखा हुआ बुक से जो है कॉपी करके, नम विच इज इक्वल टू जीरो, आप यूं भी लिख सकते हैं विदाउट कॉलन विदाउट एरो साइन, तो ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि नम इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है आपने नम को जीरो साइन कर दिया, कॉलन ना लगाए आपके अगर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जब सिखाया जाता है तो इस तरह बताया जाता है, अगर नहीं भी लगा रहे तो कोई इशू नहीं, ठीक। तो अच्छा, इस तरह जो बात हो ना एक्स्ट्रा लिखी हुई पूछ लेना ताकि हमें इस बात में पेचीदगी ना हो कि आप ना लगाए तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा तो नहीं होना, क्योंकि फॉर्मली तो इसी तरह लिखा जाता है, ये दो स्टेप्स हैं लिखने के। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब है किसी को वैल्यू असाइन की जा रही। तो इनिशियली आपने कहा कि जिसमें क्यूमुलेटिव एडिशन, अब जैसे सेट का वर्ड लिखा हुआ आप सेट ना लिखें, ये तो समझाने के लिए सारा कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ नम इज इक्वल टू जीरो लिख दें स्टेप नंबर 1 पे, और तो ये भी जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक। तो नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, ये सब फॉर्मल, मतलब मैं अगर लिखता तो मैं भी नहीं लिखता, अगर मैं इसको अगर अगली स्लाइड में लिखने के लिए जाऊं, मिसाल के तौर पर मैं स्लाइड एक एम्प्टी करके लिखता हूँ उसको, तो आपको अंदाजा जाएगा कि किस तरह हमें लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे अगर लाइन नंबर थोड़ा सा फिजिबल होता है, मैं अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ एल्गो को, तो आपको नजर आएगा कि ये एल्गो जो है कुछ इस तरह लिखा जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक। और
इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, अब एल को लिखना शुरू करते हैं, तो इसको नहीं रहना चाहिए। लाइन नंबर 1 में आपने कहा कि एक नम का वेरिएबल है, ठीक, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, अपने 0 के बराबर है। और लाइन नंबर 2 में आपने कहा कि एक फॉर का लूप चला रहे हैं, फॉर, और कह दिया आपने मिसाल के तौर पे के से चलाया कि इज इक्वल टू लोअर बाउंड, ठीक, बल्कि इन्होंने यहाँ दिया हुआ 1932 1932 1932 टू 1932 1984 तक का एरे साइज है। फिर आपने कहा लाइन नंबर 3 में क्या करना है कि अगर के जो है वो अगर ऑटो के अंदर रखा हुआ डेटा, ये ऑटो के अंदर रखा हुआ डेटा अगर बराबर है, ठीक है, या बड़ा है, बराबर है या बड़ा है 300 से, यानी इक्वल भी हो सकता है। अगर उसने कहा है कि 300 से ज्यादा हो तो फिर इक्वल हटा देंगे, और अगर 300 भी कहा है तो इक्वल लगा देंगे। तो हमें क्या करना है इस बेसिस पे कि लाइन नंबर 4 पे अगर आप जाएं तो लाइन नंबर 4 में लिखेंगे, अब देखिए इसको जरा सा कोशिश करना इफ के अंदर लिखो, इंडेंटेशन के बेसिस पे, एक लाइन एक स्टेप, और जैसे पाइथन में होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि नम जो हमारा वेरिएबल है विच इज इक्वल टू नम, ठीक है, नम प्लस 1, और चाहो तो यहाँ पे स्टेप के अंदर जो है वो बेहतर तरीका तो ये होता है कि एंड इफ लिख दो, ताकि पता चले कि इफ की बॉडी खत्म हो गई है। स्टेप नंबर 5 में अब आपके पास जो है, स्टेप नंबर 5 में अगर जाओ तो हमसे कहा था सिर्फ काउंट कर लो, तो आप स्टेप नंबर 5 में कहेंगे प्रिंट नम, और स्टेप नंबर 6 में जाके आप कह दें कि एग्जिट, एग्जिट कर दें इसको, ये हो जाएगा एग्जिट। अब इसको जरा समझ लो, हमने भी जो बेसिकली बहुत इनफॉर्मल तरीके से लिखा और ये एक्सेप्टेबल है इसी तरह से। तो अगर उसने कहा है कि 300 भी हो, 300 से ज्यादा होंगे तो ये इक्वल हट जाएगा, तो अभी हमने 300 को इंक्लूड करवाया। तो देखो ये समझ में आ गया होगा कि इनिशियली जिसमें क्यूमुलेटिव एडिशन करना है उसको 0 कर देते हैं, ताकि हमारा जो मेमोरी लोकेशन है, क्योंकि जब कोई भी एरे या कोई चीज इनिशियलाइज होती है ना, जब मेमोरी, तो इसमें गार्बेज होता है। तो जब एरे भी इनिशियलाइज हो जाता है ब्लैंक या कोई वेरिएबल, अभी तो ये वेरिएबल है, जब कोई वेरिएबल आप लेते हैं तो उसके अंदर जब कोई वेरिएबल आप लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये वेरिएबल्स जो आपने नम के नाम से लिया उसको जगह यहाँ मिली है, ये मेमोरी की लोकेशन है, और नम को अगर यहाँ जगह मिली है तो जैसे ही नम को इनिशियलाइज किया होगा ना, तो यहाँ पे अगर ये 0 नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे गार्बेज आ जाता, कोई ना कोई डेटा आ जाता, गार्बेज आएगा। तो फिर जब आप इसको क्यूमुलेटिव एडिशन करें और उस गार्बेज के अंदर मिसाल के तौर पे गार्बेज कुछ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 2000 आ गया, किसी वजह से ये गार्बेज जो है वो 2000 हो गया, तो जब ये एडिशन करेगा तो 2000 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये जो है वो इनिशियल स्टार्टिंग गलत हो जाएगी। तो जब भी आप क्यूमुलेटिव एडिशन करें तो इसको जो है वो 0 इनिशियलाइज करें, ताकि हम बाय फोर्स उसको 1 से शुरू कर सकें। तो अब यहाँ पे कोई गार्बेज नहीं होगा, बल्कि अब यहाँ पे 0 रखा हुआ होगा, और पहला डेटा जब काउंट होगा तो 0 प्लस 1 से होगा, तो इसलिए इसको क्यूमुलेटिव एडिशन में जरूरी है कि 0 करें। वैसे अगर नॉर्मल वेरिएबल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं होता। अच्छा चलो अब यहाँ से देखते हैं, फॉर में हमने देखा कि के इज इक्वल, अब आप कहेंगे लोअर बाउंड क्यों नहीं लिखा, अपर बाउंड क्यों नहीं लिखा, तो फिर हमें यहाँ पे बताना पड़ता कि आप लिख सकते हैं बिल्कुल लोअर बाउंड और टू अपर बाउंड, बिल्कुल ये भी अलाउ है आपको अपर बाउंड, लेकिन समझाने के लिए क्योंकि हमें इंडेक्स पता थी तो हमने इंडेक्स बेसिस पे काम किया। 1932 से 1984 तक का हमें लूप चलाना है। इनिशियली के अंदर जो 1932 होगा, हमने कहा कि अगर ऑटो के एरे में 1932 की लोकेशन पे, ये ऑटो का एरे है और इसकी 1932 की लोकेशन पे अगर डेटा 300 या उससे बड़ा है तो नम को काउंट कर लो, वरना आप इसको स्किप करके दोबारा वापस चले जाओ, और ये एक एक करके 98। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग देख रहे हैं, एक एक सेल के ऊपर जा रहे हैं, और उसके बाद देख रहे हैं कि उस लोकेशन पे जो डेटा है, क्योंकि इसके अंदर एक होता है इंडेक्स और एक होता है डेटा। इंडेक्स बेसिकली के से रिप्रेजेंट हो रहा है, और उस के लोकेशन पे डेटा ऑटो ऑफ के, यानी जब ये ब्रैकेट साइन बड़े वाली यानी लार्ज ब्रैकेट यूज करते हैं पूरा, तो उस जगह पे डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटो ऑफ के इज ग्रेटर देन 300, तो इसको काउंट कर।
तो ये बेसिकली पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया और हमने उसको फॉर से किया। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको वाई से करें और पाइथन पे कोड भी लिख दें इसका। तो पाइथन पे जब कोड लिखेंगे तो पाइथन एरे लेगा और एरे मांगेगा और उसमें रैंडम डेटा, तो आप उसमें रैंडम इनिशियलाइजेशन कर ले ताकि आपको रैंडम भी पाइथन पे समझ आए। तो ये आपकी अपनी लैब आपके घर में, जितना आप टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे पाइथन के ऊपर, इतना आपकी जो है वर्किंग होती चली जाएगी। ठीक है ना, तो इसको हमने यहाँ पे देख लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए। अच्छा, ये कोड जो हमने लिखा है उसके अगेंस्ट में ये एक फॉर्मल कोड है। हमने इनफॉर्मल तरीके से लिखा था, बिल्कुल ठीक लिखा था। ये एक फॉर्मल कोड है, तो इसमें भी बिल्कुल यही कह रहा है, नम 0 के बराबर है, 1932 से 84 तक लिखा है। और तो ये देखिए इन्होंने ग्रेटर देन 300, इसमें 300 शामिल नहीं किया इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 कर दो, एंड लूप करके प्रिंट करें। इन्होंने प्रिंट नहीं कराया, हमने प्रिंट भी कराया था। ठीक है सर, लाइन नंबर 2 एरर नहीं है आएगा, तो की वैसे से 2 की वजह से ये मैंने पाइथन का कोड नहीं लिखा, ये मैंने एल्गो लिखा है। आप जब पाइथन पे जाएंगे तो वही सिंटैक्स इस्तेमाल कीजिएगा, रेंज होता है या फिर जो भी आप तरीके का इख्तियार करने जाए, इसलिए कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है आपने एक फॉर का लूप लिखा है 1932 से 19, ये एक एल्गो लिखा है आपने। तो एल्गो में इसी तरह 2 करके लिखते हैं फॉर के लूप में। तो अगर आप ये पाइथन का कोड समझ रहे तो गलत है, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं पाइथन में, इसको इसके हर लाइन को उसके अपने प्रॉपर सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा। इसका फायदा ये होता है कि ये किसी भी लैंग्वेज से आजाद है। आप इसको सी शार्प पे करें तो फॉर का सी शार्प वाला कंटेंट्स लिख लें, इसको मैटलैब पे करें तो मैटलैब वाला कंटेंट्स लिख लें, तो जिस तरह से आप चाहेंगे इसको बेसिकली लिख सकते हैं। तो बस ट्रांसलेट करना है कि ये वाली लाइन हमारी अपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किस तरह से ट्रांसलेट होगी। ठीक, ये फॉर्मल कोड है और ये बेसिकली मैंने लिखा था जो इनफॉर्मली बिल्कुल लिख दिया था। अब अगला सवाल पढ़ लो ताकि आपको आसानी हो समझने में। कहता है प्रिंट ईच एयर एंड द नंबर ऑफ द ऑटोमोबाइल सोल्ड इन द, अब थोड़ा सा फर्क है सवाल में। कहता है जिस साल में, ठीक है, प्रिंट ईच एयर एंड नंबर ऑफ द ऑटोमोबाइल सोल्ड इन दैट ईयर, यानी हर साल में कितनी ऑटोमोबाइल सेल हुई उसको प्रिंट करना है। तो हर साल में जाना है और ऑटोमोबाइल जो सेल हुई है यानी जो सोल्ड हुई थी उनको प्रिंट करना है। तब आप दोबारा से 1932 से 1984 तक जाएंगे और हर साल के डेटा को प्रिंट करा देंगे, यानी उस साल को भी प्रिंट कराएंगे और डेटा को भी प्रिंट कराएंगे। तो इस बेसिस पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि आपने कहा रिपीट, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा फॉर k इज इक्वल टू 1932 1984, यानी हमारा एरे का साइज 1932 से 1984 तक था। और आप अब आपने कहा कि राइट, ठीक है, राइट का मतलब प्रिंट, प्रिंट पहले आपने कहा के प्रिंट करो और साथ में उसके साथ ऑटो ऑफ के प्रिंट कर दो। इसका क्या मतलब होगा कि जब ये इस लूप के अंदर आएगा, इस जगह पे आएगा, तो सबसे पहले प्रिंट करेगा। यानी अगर आप रखो राइट में, अगर मसला हो रहा है कि राइट क्या है, तो ये राइट बेसिकली सी शार्प में जैसे हम कंसोल डॉट राइट लिखते थे वही राइट है। और प्रिंट का वर्ड भी यूज होता है, मेरा ख्याल है पाइथन यूज करें तो पाइथन में प्रिंट का वर्ड यूज होता है। तो आपने कहा कि प्रिंट, ठीक है, और जो भी पाइथन का कोड जिस तरह लिखते हैं प्रिंट के और उसके साथ के का मतलब है 1932 और उसके बाद ऑटो ऑफ के की लोकेशन पे जो डेटा है वो, यानी हर साल के अगेंस्ट में उसका डेटा प्रिंट कर दो। तो ये बेसिकली हर साल के अगेंस्ट में उसका डेटा प्रिंट कर देगा और इसके लिए हमने फॉर का लूप इस्तेमाल किया। ठीक है ना, अगर अगली स्लाइड पे जाएं तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने इस्तेमाल किए। इसमें और बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ गाड़ी हर साल उसकी मीन क्या है, अमाउंट क्या है, तो इस तरह के, या लार्जेस्ट वैल्यू, मैंने आपसे कहा था कि लार्जेस्ट वैल्यू का आप कोड लिखें। तो ये चीजें अगर आप करोगे कि मिसाल के तौर पे आपको ये बताना है कि ये जो हमारे पास ऑटोमोबाइल का एक डेटा सेट दिया हुआ था और ये डेटा सेट जो है वो 1932 से 1984 तक दिया हुआ था। 1932 इसका लोअर इंडेक्स था और 1984 इसका हाईएस्ट इंडेक्स था। इस वक्त ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। और अगर आप सी शार्प पे आप एक्सपर्ट हैं, सी शार्प पे लिख रहे होते तो आप फॉर को यकीनन इस तरह लिखते, फॉर जो भी आप इनिशियल लेते, लेकिन आप फाइनल वैल्यू लेने के लिए कहते कि ऑटो का जो हमारे पास ये है ऑटो डॉट लेंथ कर लेते उसको कि इसकी फाइनल लेंथ तक चले जाओ। ये डॉट का मतलब होता है, आपको याद होगा, अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करके +1 कर दिया जाता है।
ये कोड के अंदर इस तरह लिखा है, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है जेनेरिक। तो जेनेरिक में हमने कहा कि 1932 से 1984 तक या लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक चला दिया जाए, ठीक है। और इसको अब इस चीज को इस फॉर को कैसे हैंडल करना है अपने कोड में, ये आप पाइथन में आसानी से सीख रहे होंगे अभी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये मिटाबेला वजह मैंने इसको इरेज कर दिया। मैं ये कह रहा था कि ये आपके पास एक एरे है और ये है 1932 से ये 1984 तक का डेटा आपके पास मौजूद है। इसमें हर साल में जितनी गाड़ियां सेल्ड हुई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। हम डेटा पे ऊपर रिलाई नहीं करते, हम तो इंडेक्स के ऊपर गेम प्ले करते हैं। तो 1932 से 1984 तक जो डेटा हमें यहाँ दिया हुआ है, आपसे कोई कहता है कि अब आप एक एल्गोरिथम लिखें जो कि बेसिकली इसका जो है वो मिनिमम जो सोल्ड हुआ है जिस साल, एक तो वो साल भी आ जाए और कितनी हुए हैं, यानी कौन सा साल ऐसा है जिसमें मिनिमम हुआ है और उसकी तादाद कितनी, वो भी निकालनी। मिसाल के तौर पर 1964 एक साल है, यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, और वहां पे सिर्फ 0 गाड़ियां सोल्ड हुई है मिसाल के तौर पर, तो ये मिनिमम है। तो आप यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कि 19